हेलो चिल्ड्रन। पिछले टर्म पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको काफ़ी टॉपिक पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था किस प्रकार आगे जाके ट्रेड चेंज हुआ है। ट्रेड चेंज होने की वजह से जहाँ पहले ब्रिटिशर्स अन्य चीज़ों का ट्रेड करते रहे हैं, वहीं ब्रिटिशर्स के ट्रेड का पैटर्न बदल गया, उनके थिंग्स बदल गए। अब अधिकतर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उन्हीं का वो ट्रेड करते थे, स्पेशली उन कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कांटेक्ट करते थे जिन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लिए तो नाउ ट्रेड के बारे में डिस्कस किया, जहाँ मैंने आपको कुछ बस्तर के बारे में डिस्कस किया था, जो छत्तीसगढ़ का एरा है, किस प्रकार वहाँ क्या हुआ। आगे मैंने ध्रुवास कम्युनिटी के बारे में बात किया, जहाँ गोंडाधार की मैंने बात की थी। गोंडाधार का थोड़ा इंट्रो भी दिया था, क्या किया क्या नहीं किया उसने। फरवरी मार्च में जो उसे सक्सेस मिला, उसके जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उसे ख़त्म कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट आप समझते ही क्या होता है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसा जो ब्रिटिशर्स केवल अपने यूज़ के लिए अपने पास रखते थे, उसमें कल्टीवेशन जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रूल और जो भी रेगुलेशन होता, वो सब ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाए जाते। ये सब डिस्कस किया था मैंने आपके रिजर्व फॉरेस्ट में। आगे मैंने एक और आइसलैंड लिया था, जहाँ जावा आइसलैंड में, वहाँ मैंने बताया था कि किस प्रकार का वहाँ एक कम्युनिटी, कोलंगन कम्युनिटी रहती थी, और वहाँ डच आके वहाँ अपना अधिकार जमा लिए और धीरे धीरे कोलंगन कम्युनिटी को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन इन फ्यूचर में डच को भी ज़रूरत पड़ी कोलंगन कम्युनिटी की, क्योंकि उन्हें सामान इधर से उधर ले जाना रहता था, उसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, और उन्होंने कोलंगन को एक वेज पे रख लिया कि मैं भैया आपको इतना किराया, आपको इतना पैसा दूंगा और आप आइए खेती करिए। क्लियर? आप मंथली उन्हें रख लिए थे, वो बेचारे खेती करते और आप उन्हें अच्छा खासा सैलरी देते। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, मैंने बताया था कि डच को प्रॉफिट कम होने लगा। जब डच को प्रॉफिट कम होने लगा तो उन्होंने क्या किया, इनके वेजेस को कम करना शुरू कर दिया। यानी जो शुल्क देते थे, पैसा देते थे, सैलरी, उसे कम देना शुरू किया। कोलंगन कम्युनिटी ने कहा, एक तो हमारी ज़मीन थी, हमारा सब कुछ था, हमारे ही जंगल, हमारे फॉरेस्ट हैं, आप उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे ही थ्रू, और ऊपर से आप मुझे इतनी कम सैलरी दे रहे हैं, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके प्रति रेवोल्यूशन कर देंगे। कोलंगन कम्युनिटी वहाँ से मतलब काम करना छोड़कर एक प्रकार का रेवोल्यूशन करने को सोच ली, कि तभी डच कंपनी के हेड ने बात किया है कोलंगन कम्युनिटी से। क्लियर? उनसे बात की, उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा आपको अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एवरीडे बेसिस वेज रखता हूँ, ठीक, कि मैं आपको पर डे सैलरी दूंगा, दिन दिन के हिसाब, जैसे आज किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से सैलरी, कल कैसे होगा उस हिसाब से मैं सैलरी दूंगा। लेकिन बदले में आप जानते ही हैं ये लैंड मेरा है, मैं खरीद चुका हूँ, इसीलिए आप यहाँ काम करेंगे, बदले में आप हमें रेंट देंगे। कम्युनिटी को किसी तरह मनाया डचों ने, कम्युनिटी मान गई और फिर से उन्होंने काम करना शुरू किया। वेज पर डे मिलता था, लेकिन बदले में उन्हें रेंट देना होता था। बाई चांस आज कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आज सैलरी ही नहीं मिलेगी, लेकिन आपका रेंट तो फिक्स है ना, रेंट तो देना ही होगा। इससे और दिक्कत शुरू हो गई कम्युनिटी। शुरू में तो बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि डच उन्हें साइन करवाना चाहते थे, एग्रीमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खूब शुरू में तो पर डे अच्छा खासा वो दिया सैलरी। लेकिन धीरे धीरे वो सैलरी कम देना शुरू कर दिया। उनका कहना था, भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहाँ से सैलरी दूं। तो ये कम्युनिटी एक बार फिर नाराज़ हो गई। कम्युनिटी ने कहा, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, और उन्हीं का एक नेता था समीन करके, ब्राइसिन समीन नाम है। 1890 में इसने क्या किया, कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। रेजिंग वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाया, एक प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। क्लियर? ये रहने वाला था रेडिनबर्ग विलेज का। रेडिनबर्ग विलेज एक है जावास आइलैंड में, वहीं का रहने वाला था ये सेमिन पर्सन। इसी ने मतलब आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, और 1907 तक कहा जाता है 3000 फैमिली स्टार्ट रिवोल्यूशन। 3000 परिवार इसके साथ हो गए। मतलब इतने सालों में, 10-15 सालों में, मतलब रेवोल्यूशन बड़ा लंबा चला था। काफ़ी भीड़ इसके पास इकट्ठी हो गई और रेवोल्यूशन रंग लाया, और डचों को इस आइलैंड को एक बार फिर कोलंगन कम्युनिटी को सौंप देनी पड़ी, और कहा जाता है यहाँ से वो बाहर चले गए। डचों ने हमेशा के लिए यहाँ से अपने जो रूल रेगुलेशन थे उसको ख़त्म किया, और यहाँ से उन्हें बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब आपके काम करने वाले वर्कर ही काम करने से इनकार कर देंगे तो आप वहाँ अधिकतर समय तक आप रह नहीं पाएंगे। और समिन का ये रेवोल्यूशन बड़ा सफल रहा है, इसलिए इस समिन के जावा आइसलैंड के रेवोल्यूशन को हमेशा इतिहास में एक अच्छा नाम देते हैं।
समय आगे बढ़ता गया, 1960 से समय आगे बढ़ रहा है, आप जानते ही हैं। विश्व में 2 वर्ल्ड वार लड़े गए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। इस वर्ल्ड वार का भी फॉरेस्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है, निश्चित तौर पे बहुत प्रभावित किया है। इतना ज़्यादा आपका वनों को काटा गया क्योंकि लकड़ियों के कई सामान वर्ल्ड वार में बनाए जाते रहे हैं, फॉरेस्ट काटे गए, वहाँ लैंड डेवलप किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स जरूर जीत गए, लेकिन उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। इसके वजह से उन्होंने लैंड बनाना शुरू कर दिया कि लैंड में कम से कम प्लांटेशन होगा, उससे प्रोडक्शन किया जाएगा ग्रेन्स का, और उससे वो अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करेंगे, इसलिए कई सारे फॉरेस्टों को काटा गया। क्लियर। देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1980 में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। कैसा कन्फ्लिक्ट? जैसे गवर्नमेंट को चाहिए डेवलपमेंट, पीपल को चाहिए रहने के लिए स्थान, उनमें पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, ये तो चाहिए। डेमोक्रेसी यही कहलाती है कि भाई जनता राज करे, जनता का राज है, जनता द्वारा चुना नेता का राज है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप मुझे लैंड नहीं देंगे, अगर मेरे पास लैंड नहीं होगा तो मैं रोड कहाँ लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करूँगा, बिना लैंड के तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डेवलप ही नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तो मुझे लैंड की ज़रूरत है। तो लैंड मैं कहाँ से पाऊँगा? कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट को या हटाऊँ तब लैंड पाऊँ। गवर्नमेंट ने उसको हटाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा भैया आप फॉरेस्ट हटाएंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। पीपल्स उसके लिए रेवोल्यूशन करने लगे और एक प्रकार का कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया एक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में। वो कन्फ्लिक्ट तब से शुरू हुआ और आज तक वो कन्फ्लिक्शन हम लोग देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक ही है, क्वेश्चन ही बन जाता है कि डेवलपमेंट कंट्राडिक्ट डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट कंट्राडिक्ट डेमोक्रेसी। समय समय पे कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, समय समय पे कई सारे रेवोल्यूशन भी इंडियन गवर्नमेंट के ही खिलाफ किया गया, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें आपका चिपको मूवमेंट है। आप जानते हैं चिपको क्या होता है? ट्रीज़ को हक कर लेना, चिपक जाना ट्रीज़ को, कि ट्रीज़ को हम कटने नहीं देंगे क्योंकि इन्हीं से हमें सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है, और आप उसे काट देंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका, आपका बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चिपको मूवमेंट हालांकि सफल भी हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब देखा तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भैया केवल उन्हीं जगह डेवलपमेंट का कार्य करिए जहां फॉरेस्ट को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि 33% अर्थ पर इंडिया में 33% कम से कम फॉरेस्ट का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो निश्चित तौर पे वो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होगा। क्लियर? तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4, ये रहा आपका लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक जावा आइलैंड के बारे में। आज आपका फॉरेस्ट का जो पढ़ रहे थे चैप्टर, आप फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनाइजेशन के चैप्टर की समाप्ति की जाती है। निश्चित तौर पे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्पेशली मेरा फोकस इसी पे रहा है कि फॉरेस्ट को कटिंग करना कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, चाहे वो सिंपल कोई कंट्री हो या फिर उस कंट्री में रहने वाले लोग हो या ट्राइबल्स हो। ट्राइबल्स को अधिकतर नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि ट्राइबल उसी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे, उनका खाना पीना, हंटिंग हर्टिंग सब कुछ उसी फॉरेस्ट पे था। आपने फॉरेस्ट को कट किया जिससे कई प्रकार के रेवोल्यूशन ट्राइबल्स द्वारा किए गए, वो सब मैंने आपके वीडियोज़ में, आपके लेक्चर में मैं मेंशन कर चुका हूँ। आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर? आज आपका चैप्टर फिनिश हुआ, इसलिए मैं टोटल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पेपर बना के लाया हूँ। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, मैं आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज भी दूंगा। क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट बुक्स एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, वो सारे आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 से इसे आप लिखिएगा अपनी कॉपी, जो नोटबुक आपने बनाया है उसमें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच न्यू ट्रेड वाज क्रिएटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लॉ। आपको फॉरेस्ट लॉ मैंने बारे में बताया था। फॉरेस्ट लॉ के बाद ट्रेड में किस प्रकार का नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं वो डिस्कस करना है, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्या होता है नाउ ट्रेड के टॉपिक में। क्लियर? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डाइट्रिक ब्रांडिस। इसे आप समझिएगा क्या है। ये मैंने आपसे ये इंसान का नाम मैंने बताया भी नहीं, आप बुक में देखिए, खोजिए उसको और इसके बारे में लिखिए। मैंने जानबूझ के 1-2 लोगों का नाम नहीं बताया, जिससे कम से कम इसी बहाने आप बुक तो पढ़ेंगे, इसलिए इस नाम को बताइए कौन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑन द पीपल लिविंग नियर बाय। जो फॉरेस्ट के किनारे लोग रहते थे, फॉरेस्ट एक्ट ने उन्हें किस प्रकार इफेक्ट डाला, किस प्रकार प्रभावित किया, आप वो डिस्कस करिए, बताइए क्या प्रभाव पड़ा। फॉरेस्ट एक्ट से आपका 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लॉ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फॉरेस्ट एक्ट है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स वर टेकन अंडर द न्यू स्कीम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है, उसको क्लियर कट मैंने समझाया भी था क्या होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कैसे खेती की जाती है, किस इसमें प्लांटेशन किया जाता है, किस प्रकार यहाँ कार्य होता है, उसका बताइए कि क्या व्हाट स्टेप्स हुए, कौन सा स्टेप आप उठाएंगे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what was the main cause, question number 6, what was the main cause of worry for the people of बस्तर। बस्तर मैंने बताया भी था आपको, छत्तीसगढ़ का जो एरा रहा है बस्तर का, उनका क्यों वो चिंतित हो गए ब्रिटिश को, ब्रिटिश जो रूल और रेगुलेशन लाया उससे बस्तर के कम्युनिटी जो वो क्यों चिंतित हो गए, उन्होंने क्या किया, आप डिफाइन करिए। मैं बस्तर आपको समझाया भी हूँ, छत्तीसगढ़ का एरा रहा है, बहुत बड़ा एरा, उड़ीसा और आंध्रा तक फैला है ये बस्तर, और यहाँ के लोगों ने मिलकर एक प्रकार का रेवोल्यूशन किया था। थोड़ा रिसर्च कीजिए उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाई रिजर्व फॉरेस्ट। कई बार समझाया मैंने रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, कई बार बताया, थोड़ा बताइए रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, थोड़ा इसको डिफाइन करिए। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिफॉरेस्टेशन कंसीडर्ड हार्मफुल। डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार हार्मफुल है, मैंने आपको फॉरेस्टेशन भी बताया था, डिफॉरेस्टेशन भी मैंने समझाया था, तो आप मुझे बताइए डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार हार्मफुल है, चाहे वो ह्यूमन की बात की जाए, चाहे सोसाइटी की बात की जाए, सिटी की बात की जाए या कंट्री की बात की जाए, तो किस प्रकार वो हार्म करता है उसके बारे में आप मुझे डिस्कस करके बताइए। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक्स एक्सरसाइज ही करना है, बाकी 7 क्वेश्चंस आपको रिटन फॉर्म में करना है। आपने जो नोटबुक बनाया है उसमें इसको राइट फॉर्म में कीजिए और इसका आंसर मेरे पास भेजिए। एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ, विच न्यू ट्रेड वॉज क्रिएटेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लॉ। सेकेंड वन, हु वॉज डिस्ट्रिक्ट ब्रांडिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑन द पीपल लिविंग नियर बाय। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स वर टेकन अंडर द न्यू स्कीम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द पीपल ऑफ बस्तर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिफॉरेस्टेशन कंसिडर्ड हार्मफुल। क्लियर, ये 8 क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपके पूरे टॉपिक्स दिखा दे रहा हूँ, एक बार हेडिंग के तौर पे देखते जाइए। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, ये आपका चैप्टर था, जिसमें सबसे पहले मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन का, जहाँ मैंने एक ट्री शो करवाया और बताया कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा फॉरेस्ट उतने ही ज़्यादा कटिंग होंगे। क्लियर। डिफॉरेस्टेशन के क्या रीज़न, क्या कारण है, क्यों काटे जाते हैं फॉरेस्ट को, वो मैंने डिस्कस किया। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के मैंने बताया था, जहाँ मैंने ब्रांडिस का नाम बताया, ये थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया। देखिए आपका क्वेश्चन भी वही है, हु वाज डिस्ट्रिक्ट ब्रांडिस, तो वही ब्रांडिस यही है जहाँ मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उनके बारे में। साथ ही में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, किस प्रकार उसमें संशोधन हुआ, वो तीनों बताया, जिसमें मैंने एक बोला था, याद रखिएगा 1927 वाला, जहाँ 3 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तीनों टाइप फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था। उसी से एक क्वेश्चन है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, आप बड़े आराम से वीडियो मेरा देख के भी उसका आंसर दे सकते हैं। कल्टीवेशन के कितने मेथड है ये डिस्कस किया मैंने, 2 मेथड था, स्वीडन और शिफ्टिंग, जिसमें स्वीडन मैंने बहुत थोड़ा बताया, लेकिन शिफ्टिंग मैंने आपको ज़्यादा बताया, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज भी होता है आपके इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मैंने बताया कब होता है, क्या कौन सा प्लांट्स इसमें लगाए जाते हैं, वो सब डिस्कस किया। आगे मैंने डिस्कस किया किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने हंटिंग को बैन किया, लेकिन हंटिंग बैन केवल ट्राइबल्स के लिए हुआ, बाकी जो रेपुटेटेड इंसान थे, जो किंग्स थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थे, उन पे किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया, उनके लिए हंटिंग जारी किया। मतलब एक तरह से कंट्राडिक्ट हो गया, जिनकी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, हंटिंग पे डिपेंड थी, गैदरिंग पे डिपेंड थी, उन्हें आपने उसी से वंचित कर दिया, और जो बेचारे मौज मस्ती के लिए, रेपुटेशन के लिए जो हंटिंग करते थे, उनको आपने जारी रखा, तो ये एक प्रकार का कंट्राडिक्शन हुआ। किस प्रकार नया ट्रेड शुरू हुआ भारत में, जहाँ पहले सभी लोग अन्य चीज़ों के ट्रेड पे फोकस करते थे, वो यहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे फोकस करने लगे। मैंने डिस्कस किया कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में, जहाँ कारवा करोची जैसे मैंने बात की। ठीक, नेक्स्ट आगे मैंने बस्तर के बारे में बताया, थोड़ा बस्तर रेवोल्यूशन के भी बारे में बताया, किस प्रकार का डर था लोगों में, ट्राइबल्स में, अंग्रेज़ों का, वो मैंने डिस्कस किया, जहाँ मैंने धुआस को बताया।
ध्रुवास गोंडाधार के बारे में मैंने बताया था, किस प्रकार रेवोल्यूशन शुरू किया और कितना सक्सेस मिला, उस सक्सेस का क्या फ़ायदा हुआ ये मैंने डिस्कस किया। आगे मैंने जावा आइलैंड बताया जो इंडोनेशिया का क्षेत्र था, जो पहले जंगल से भरपूर था, लेकिन इंसान बढ़ते गए, समय बढ़ता गया और उन जंगलों को काट कर वहाँ अच्छा खासा फर्टाइल लैंड डेवलप किया गया और वहाँ राइस प्रोड्यूस किया जाता था, जहाँ कलंगन नामक कम्युनिटी रहती थी। डचों ने इसका किस प्रकार का फ़ायदा उठाया और ये सैमिन ने किस प्रकार रेवोल्यूशन करके अपने इस जावा एरा को फ्री करवाया है डचों से, और एक बार फिर वहाँ कलंगन कम्युनिटी का राज रहा है, वो अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशन रहा। आगे मैंने वर्ल्ड वार का इफेक्ट बताया कि दोनों वर्ल्ड वार से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है फॉरेस्ट पे। अगर कोई सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा तो निश्चित तौर पे फॉरेस्ट पे ही, क्योंकि उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, क्योंकि इंसान ब्रिटिशर्स को चाहिए लैंड पे वो प्लांटेशन करके अच्छा सा खासा टैक्स कलेक्ट करेगा, इसीलिए वो अच्छा खासा फॉरेस्ट का कटिंग कराया। समय आगे बढ़ता गया, देश आज़ाद हुआ, आपके देश में भी भाई इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए लैंड, क्योंकि लैंड रहेगा तभी वो वहाँ पे अच्छा खासा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, अच्छा खासा वहाँ पे आपका रोड बनवाएगा या अन्य ज़रूरत की चीज़ें बढ़ाएगा। लेकिन ये पसंद नहीं आया जनरल पीपल को, क्योंकि अगर आप पेड़ काटेंगे तो जनरल पीपल सांस कहाँ से ले पाएंगे, इसीलिए डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर लिए। आगे इसी के लिग में बहुत सारे आंदोलन किया, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन कहते हैं चिपको मूवमेंट को। चिपको मूवमेंट में लोग पेड़ को हक कर लिए थे, उसमें चिपक गए थे और पेड़ को कटने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर पेड़ कट गया तो उनके लिए कितना नुकसानदेह है, पोल्यूशन पूरी तरह फैल जाएगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो या फिर सॉइल पोल्यूशन हो। हर एक पोल्यूशन इफ़ेक्ट डालता है निश्चित तौर पे फॉरेस्ट, क्योंकि जितना भी फॉरेस्ट आप कट करेंगे उतना ही ज़्यादा पोल्यूट होगा, चाहे जिस प्रकार का पोल्यूशन हो। इसलिए इंडियंस ने एक प्रकार का मूवमेंट, चिपको ही नहीं बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उसका परिणाम रहा और इंडियन गवर्नमेंट ने केवल उन एरा को फोकस किया जिस एरा में उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इंडियंस पब्लिक के लिए, यानी वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जहाँ फॉरेस्ट को काटना ना पड़े। मतलब बहुत रेयर केस में ही फॉरेस्ट को काटा जाएगा इंडिया में, नहीं तो फॉरेस्ट को काटा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए खुद आप जानते होंगे ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट का एक लिस्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है फॉरेस्ट, इसलिए इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जवाब मांग सकता है, इसलिए आप ऐसे फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, जिसका कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। इन कंक्लूजन में कई सारे आपके क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व कर लिया। निश्चित तौर पे अब जो भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं 8 क्वेश्चन, आप उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस का आंसर अपने मन से ही दीजिएगा, बुक का हेल्प कम से कम लीजिएगा। ये ब्रांडिस के बारे में मुझसे मिस हो गया, ब्रांडिस मैंने आपको समझाया था, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करूँगा, तब तक आप ये क्वेश्चन करके तैयार करिए। ओके, थैंक यू।